टीवी में वाद विवाद बातचीत चलती है कोई विषय को लेकर, तो भाषा को बहुत तोड़ मरोड़ कर और कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि वो लगता है कि भाषा को बिगाड़ रहे हैं। और तो क्या ये रचनात्मकता का अभाव है या बाजार की जरूरत? उसमें गाली गलौज और तमाम चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, प्रतीकात्मक भाषा उसमें डाली जाती है। सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जो होता है जिसमें कि उस तरह की सी बातें, आवाजें, ये वो सब चीजें करके और जो ड्रामा क्रिएट किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पहले रेडियो रूपक में होता था। कैमरे की भाषा है, आप जैसा चाहे वैसा करें और जो चाहे वो दिखाएं। विवेक जी, ये जो आज का युवा है, युवा लेखक है, ये पीढ़ी जो भाषा के साथ बदलाव करती है, नया प्रयोग करती है, तो ये क्यों करती है? बाजार की जरूरत है? उस पर कोई विचार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। तो जो भाषा में रवानी जिसमें बनी रहेगी वो भाषा जिंदा है, लेकिन उसको आप मुगले आजम की भाषा में नहीं कर सकते। और जो लेखक इस चीज के लिए तैयार नहीं होता वो अपने गांव वापस जाता है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं। भारत में करीब करीब 60 लाख घंटे का आपके पास में रेडीमेड ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। तो विनोद कुमार शुक्ल को एक संस्था ने 30 लाख रुपए रॉयल्टी दी, उन्होंने सबने इकट्ठा किया। आप अगर उसको करेंगे तो वो संप्रेषित ही नहीं तो उस तरीके से आजकल पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं और आजकल पॉडकास्ट की क्वालिटी बड़ी कमाल की हो गई है। मुझे वैसे लिखना है, आज जो घर में जिन चीजों को लेकर समस्याएं हैं हमको उस पर लिखना है। नमस्कार, मैं केशव राय, विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति की ओर से आप सभी का नमस्कार। मालवा रंगमंच समिति और विश्व हिंदी अकादमी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 5 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट मुंबई में करने जा रही है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी से है। ये 10 जनवरी को इस्कॉन में है, 11-12 को वेदा फैक्ट्री आराम नगर में है और 13 को फन रिपब्लिक सिनेमा ओशिवारा में है और 14 को पीवीआर सिनेमा में है। उसी सिलसिले में हम भाषा को लेकर, साहित्य को लेकर, सिनेमा को लेकर बातचीत हमने शुरू की है। आज हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार सुरेश शर्मा जी हैं, नमस्कार सुरेश जी, और विवेक अग्रवाल जी, नमस्कार जी। तो आज सुरेश जी, हम इस समय, विवेक जी, हम जो देख रहे हैं कि साहित्य में, सिनेमा में और भाषणों में और आए दिन जो टीवी में वाद विवाद बातचीत चलती है कोई विषय को लेकर, तो भाषा को बहुत तोड़ मरोड़ कर और कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि वो लगता है कि भाषा को बिगाड़ रहे हैं। और तो क्या ये रचनात्मकता का अभाव है या बाजार की ज़रूरत है? आप दोनों बताएं इस बारे में, क्या जरूरत? असल में केशव जी, अभी जो पत्रकारिता की भाषा है और फिल्म की भाषा है और साहित्य की भाषा है, तीनों में भाषा का को लेकर के एक तरह की आत्ममंथन चल रहा है, उस पर विचार चल रहा है। पहले तो फिल्म के बारे में जिसकी आपने चर्चा की है, तो उसमें भाषा के 2 रूप दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो जो सीरीज़ की फिल्में हैं, उसकी जो भाषा है उसका कोई सेंसर नहीं होता, उसमें गाली गलौज और तमाम चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, प्रतीकात्मक भाषा उसमें डाली जाती है, लेकिन क्योंकि उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए वो जैसा चाहते हैं वैसा वो डालते हैं। और सबसे मुश्किल की बात यह है कि एक परिवार बैठकर उसको देखता ही है, लेकिन वहाँ पर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन जो फिल्म है उसमें सेंसर जब होता है तो उस तरह की भाषा का हम सेंसर बोर्ड में रहते हुए हमने देखा कि हम भाषा पर बहुत सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ऐसी भाषा न हो कि जिससे गलत संदेश जाए या सामूहिक रूप से उससे न देखा जा सके। तो अभी जो ज़रूरत है वो ये कि जैसा कि बताएंगे विवेक जी कि जो आप जब उतने ही लोग देख रहे हैं फिल्म, तो उनको तो आप पूरी मतलब उसमें आप सेंसर कर रहे हैं कि ये नहीं जाना चाहिए, जो कि सही है। लेकिन दूसरी तरफ जो परिवार में वो देखा जाता है एक साथ बैठ के, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप जैसा चाहे वैसा करें और जो चाहे वो दिखाएं। यहाँ पर आप अगर मान लीजिए कि कोई शराब का या सिगरेट का दृश्य आप लाते हैं तो आपको क्लियर चलाना पड़ता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन अगर आप इसमें यानी सीरीज़ में अगर आप दिखाते हैं तो दिखाते जाइए। उसके बाद ए कैटेगरी, यू कैटेगरी, ये इस पर निर्भर करता है कि आपने अगर 10 बार शराब का दृश्य दिखा दिया तो आपको ए जाएगा।
यूं नहीं कर सकते, सब नहीं देख सकते। जी। तो लेकिन आप उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, तो इस पर विचार होना चाहिए कि किस सीमा तक और कैसे इसे दिखाया जाए। विवेक जी, ये जो आज का युवा है, युवा लेखक है, ये पीढ़ी जो भाषा के साथ बदलाव करती है, नया प्रयोग करती है, तो ये क्यों करती है? बाजार की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात तो केशव बाबू ये समझना पड़ेगा, भाषा जो है ना, चाहे वो साहित्य की हो, चाहे फिल्म की हो या कोई भी हो, भाषा एक सतत प्रवाहमय नदी की तरह होती है और उसमें हमेशा जो है नीचे पड़े हुए पत्थर, दूसरी और चीजें, उनके साथ घर्षण होता रहता है और वो हमेशा बहती चलती है, इसलिए वो कभी उसका पानी सड़ता नहीं है। लेकिन आप देखिए, वही जब जा करके समंदर में मिलती है तो सारा समंदर का पानी खारा मिलता है। तो जो भाषा में रवानी जिसमें बनी रहेगी वो भाषा जिंदा रहेगी। तो मैं ये नहीं मानता और बाजार की कोई जरूरत नहीं होती है। सुरेश जी जैसा कह रहे थे कि फिल्मों में या वेब सीरीज में जो भाषा का स्तर पे काम होता है, देखिए स्वनियंत्रण भी कोई चीज होती है, लेकिन बाजार की जरूरतों को देखते हुए या विदेशी शक्तियों या विदेशी जो टीवी चैनल्स थे या ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो भाषा थी, उसको हमने भी सीधे सीधे से अडॉप्ट कर लिया और वो गाली गलौज, वो सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट, वो सब हमने दिखाने शुरू किए। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जब घरबंदी हुई कोरोना काल में, तब ये समझ में आ गया कि हमारे तो नंबर्स ही नहीं बढ़े, जबकि ये तो हमारा श्रेष्ठ टाइम था। उस 2 साल के अंदर जब सारे थिएटर बंद थे, जब नए टीवी शो बनने बंद थे, तो हमें सबसे ज्यादा नंबर्स मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिले। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि ओटीटी हमेशा से निजी कंजम्पशन का कंटेंट माना जाता था कि भाई मैं अकेला देख रहा हूँ टीवी, इस पे टीवी पे या अपने लैपटॉप में या किसी भी छोटी डिवाइस में। लेकिन कोरोना काल के दौरान जब घर बंद हैं और सारे परिवार को एक साथ एंटरटेनिंग कंटेंट देखना है, तो हिंदुस्तान में वो गाली गलौच और सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं देखा गया। उसके बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने अपने यहाँ पर जो 20% सेक्सुअल और गाली गलौच वाला कंटेंट रखना कंपल्शन रखा हुआ था, उसको घटा करके 1-2% कर दिया है। तो ये फर्क बाजार से भी आता है और बाजार को जब महसूस हो जाता है कि गंदगी नहीं चलेगी तो उनको बदलना पड़ता है। पर माफ कीजिए, ये बता दूं कि भाषा अगर सतत प्रवाह में नहीं रहेगी और बदलेगी नहीं तो भाषा मर भी जाएगी। सूरज जी, जैसा कि आजकल के जो नए नए लेखक हैं अच्छा लिख रहे हैं, बेस्ट सेलर हैं, सब कुछ अच्छा है, फिल्में अच्छी लिख रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब पौराणिक या धार्मिक ग्रंथों के विषयों पर जब फिल्में बनती हैं, उसमें वहाँ पर आप जब छेड़छाड़ करते हैं और अपना प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर वो उसका बड़ा परिणाम बहुत गलत होता है। हाल ही में एक बहुत बड़े गीतकार हैं, लेखक हैं, बड़ा नाम है उनका, उन्होंने एक धार्मिक फिल्म जो बनी थी पौराणिक, उसके साथ संवाद में बहुत ही अपना प्रयोग किया और वो बहुत ही नकारा गया और उनकी बहुत आलोचना हुई, फिल्म भी फ्लॉप हो गई और वो आज तक उनकी आलोचना ही हो रही है। तो काल्पनिक या घटना घटित फिल्में जो बनती हैं वहाँ तो चल जाता है आपका प्रयोग, लेकिन ये पौराणिक या धार्मिक फिल्मों में नहीं चलता है वहाँ पर। इसके बारे में आप देखिए, ये जो मनोज मिश्र के बारे में आप कह रहे हैं, जिनके लेकर इतना विवाद हुआ, मुश्किल ये होती है कि ये लेखक जो पात्र है, जो चरित्र है, उसके हिसाब से भाषा लिखी जानी चाहिए। जो वो ये नहीं कह सकता कि आप राम और सीता की बातचीत हो रही है और आप अंग्रेजी मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि करने में बुराई नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि जो आपका श्रोता है उसको एक परंपरा है उस कैरेक्टर को एक खास भाषा में सुनने की। जैसे कि महाभारत जब आपको दिखाया जा रहा था तो उसकी भाषा देखिए, उसके बाद रामायण जब रामानंद सागर की, उसकी भाषा आप देखिए, लेकिन उसको आप मुगले आजम की भाषा में नहीं कर सकते। आप अगर उसको करेंगे तो वो संप्रेषित ही नहीं होगा। नहीं, फिल्मों में ये कहा जाता है कि फ्रीडम, जैसे फिल्मकार फ्रीडम लेता है, साहित्य में नहीं। इधर फिल्मों जब वो फिल्म बनती है साहित्यिक कृति पे, तो फिल्मकार कहता है कि भाई हम फ्रीडम लिया है हमने। तो क्या ये लेखक भी फ्रीडम लेता है इस तरह? अब जैसे कि उस दौर क्या करेंगे, और नायिका को अगर कृष्ण राधा से कहते हैं कि आपके नेत्र बहुत ही सौंदर्य से भरे हुए हैं, एक, लेकिन आप आज का नायक अगर कहेगा इस तरह से, तो क्या संप्रेषित होगा आज के युवा पीढ़ी को? नहीं होगा।
तो आज का समय और कैरेक्टर कौन सा है ये देखना पड़ेगा कि जो कैरेक्टर है उसके हिसाब से भाषा लिखनी पड़ती है, उसके हिसाब से भाषा लिखना चाहिए और उसका जो कैरेक्टर का परिवेश है उसके हिसाब से आपको अपनी भाषा बनानी पड़ेगी, तभी यहाँ बर्दाश्त होगा। क्या ये समाज में, नहीं तो हंगामा होगा। अभी का जो माहौल है उसमें जो भी है, तो इस तरह से प्रयोग आप करें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप जो चरित्र है, जो उसकी जो भाषा है वो बोले और जो परिवेश है उसका हमेशा ध्यान रखें। विवेक जी, आपके अंडरवर्ल्ड पर काफ़ी आप वर्षों से लिख रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं और आपकी करीब 40 से अधिक उपन्यास आ गए हैं। तो जो अंडरवर्ल्ड पे फिल्में बनती हैं, क्या उनकी भाषा तो अलग होती है, तो उस फिल्म की भाषा पर लेखक अलग से काम करता है या निर्देशक कहता है कि नहीं हमको ये भाषा थोड़ी अलग से करो इस किरदार के लिए? देखिए, इसमें केशव जी बड़ी मुश्किल बात यह है कि हमारे जो निर्देशक हैं या हमारे जो खासतौर से लेखक हैं, उन्होंने तो अंडरवर्ल्ड देखा नहीं, ना उन्हें उसका कोई बहुत अच्छा अनुभव होता है। उन्होंने दाऊद इब्राहिम है, छोटा राजन है, अरुण गवली है, इन लोगों से कभी सीधे बात नहीं की है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि छोटा शकील या सुभाष सिंह ठाकुर किस तरह की भाषा बोलते हैं। इन्होंने एक मनगढ़ंत सी भाषा जो है ना वो अंडरवर्ल्ड की बनाती है, जो मुंबई की एक बहुत ही सतही टपोरी भाषा है। क्या कर रेला तू, किधर जा रेला, थोक डाल, ये वाली जो भाषा है उसको अंडरवर्ल्ड की भाषा के रूप में स्थापित कर दिया। ये अंडरवर्ल्ड की भाषा नहीं है, ये बिल्कुल भी टपोरी टाइप है, ये टपोरी लैंग्वेज है ही नहीं अंडरवर्ल्ड की। आप कभी दाऊद इब्राहिम से बात करें तो वो बहुत अच्छी साफ उर्दू हिंदी में बात करते हैं। छोटा शकील की भी भाषा वैसी है, राजन की भाषा में या अरुण गवली की भाषा में या फिर आपके सुरेश वंचेकर है उसकी भाषा, इनमें मराठी का पुट आता है क्योंकि ये लोग मूल रूप से मराठी में ही पैदा हुए पले बढ़े हैं। तो भाषा का उसमें अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग फर्क है। अब सुभाष सिंह ठाकुर जो है बिल्कुल उत्तर भारत की हिंदी बोलते हैं, और जैसे बच्ची पांडे है वो बिल्कुल वहां की भाषा बोलता है। तो ये लोगों की जो भाषाएं हैं इनको साथ में जोड़ करके उस पर काम नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुरेश जी आप भी शायद इस बात से सहमत होंगे कि 3 फिल्में हैं जो क्राइम या अंडरवर्ल्ड की, जिनको कि मैं मानता हूं जिसपे भाषा के स्तर पे हर चरित्र के हिसाब से काम हुआ। क्या बात। सबसे पहली और सबसे बेहतरीन फिल्म आज तक जितनी क्राइम और अंडरवर्ल्ड पे बनी हुई फिल्में हैं उनमें है अर्धसत्य। क्या बात, बेहतरीन फिल्म, शानदार शूट किया हुआ है, एक एक कैरेक्टर के ऊपर पूरा काम हुआ है। अगर उसमें काली दिख रहा है तो काली उज्जड गुंडा है वो दिख रहा है, एक पॉलिटिशियन अगर परेशान बने हैं तो वो दिख रहा है, अगर स्मिता पाटिल जो है वो हिंदी की प्रोफेसर बनी है तो उनके मुंह से वो हिंदी बुलवाई गई है, और ओमपुरी और अमरीश पुरी अगर हवलदार और सब इंस्पेक्टर बाप बेटा हैं तो उनके मुंह से वो शब्द आते हैं। ओमपुरी गुस्से में जब पॉलिटिशियन को बोलते हैं कि तू क्या चाहता है, तो मैं तेरा मुंह खाऊं, वो आपके अंदर तक भाषा जाती है उनके अभिनय के साथ में। यही चीज सत्या में भी हुई है और यही चीज कंपनी में भी हुई है। ये 3 ही जो कहना चाहिए कि फिल्में हैं, इन फिल्मों में भाषा और कहानी के स्तर पे अच्छा काम हुआ है। बाकी सारी फिल्में जो है ना वो बहुत ही सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर के लिखी हुई हैं, उनमें भाषा पे अच्छा काम नहीं कर पाए वो लोग। इस चीज का मुझे हमेशा अफसोस रहा है। सूरज जी, साहित्य कृतियों पर जो फिल्में बनी हैं, तो क्या जब फिल्में बनी है तो वहाँ भी भाषाओं पर उस तरह से उन्होंने निर्देशकों ने लेखकों ने काम किया है? हाँ, निश्चय किया है। जैसे आप उदाहरण के लिए तीसरी कसम को लीजिए। तीसरी कसम की जो कहानी है वो 60 के दशक में अंत में लिखी गई है और 66 में उस पर फिल्म बनी है। तो उसमें आप देखेंगे कि उसकी जो स्क्रिप्ट राइटर है उसके, वो नवेंदु घोष है और संवाद लेखक है रेणु। तो संवाद लेखन में रेणु को खासकर से रखा गया था क्योंकि शैलेंद्र कहते थे कि जो भाषा है आंचलिक उसकी रक्षा होनी चाहिए और वो जो मूल लेखक हैं वही उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो हमने उसके ड्राफ्ट देखे, तीसरी कसम पर किताब करते हुए मैंने रेणु जी का जो ड्राफ्ट है उसका वो भी देखा, और नवेंदु घोष ने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो भी है। तो जो मुख्य बात है वो ये कि साहित्य को जब हम फिल्म में रूपांतरित करते हैं, एडेप्टेशन जो होता है उसमें सबसे फिल्म एक अलग माध्यम है,
और साहित्य एक अलग माध्यम है। साहित्य का की पढ़ने की जो समय सीमा है वो अंतहीन है, और फिल्म की जो समय सीमा है वो एक सीमित ढंग से सारा करना है। ऐसे में सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है कहानी की, उसको बदलकर हम फिल्म के स्ट्रक्चर में ले जाते हैं। यानी फिल्म में एक आरंभ है, एक मध्य है, एक क्लाइमेक्स अंत है। कहानी कई बार हम अंत की स्थिति से भी शुरू कर देते हैं और फ्लैशबैक में पूरा कर देते हैं। लेकिन फिल्म में आप देखते हैं कि इस तरह से शुरुआत हो कि एकदम से लोगों को बांध ले, मध्य में कन्फ्रंटेशन शुरू हो, तनाव पैदा करते हैं, और अंत में आप एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उसको हम ढालने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में हम उसको कहाँ तक ढाल सकते हैं। तो इसका पालन किया है लोगों ने, और तीसरी कसम में इसका पालन हुआ है। हंगामा होता रहा कि राज कपूर भी कह रहे थे और भी दूसरे लोग कह रहे थे कि जो हीरोइन और हीरो जो हीरामन और हीराबाई है उसको मिला दीजिए, नहीं तो फिल्म असफल हो जाएगी। लेकिन न तो रेणु माने और न शैलेंद्र माने। उसको उस तरह से फिल्म में इतना भी छूट आपको नहीं साहित्य से मिल सकती है। लेकिन अब इसका क्या करिएगा। जो विधु विनोद चोपड़ा है, अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गए हुए थे और व्याख्यान दिया उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग, और उस पर उसमें क्वेश्चन आंसर के दौरान हमने पूछा कि एक फिल्मकार को साहित्य से कितनी छूट लेनी चाहिए उस पर अगर फिल्म बनाते हैं तो आप मालूम है कि विधु विनोद चोपड़ा जाने माने और बड़े फिल्मकार हैं, अच्छे निदेशक हैं, FTI के हैं। उन्होंने कहा कि जितना मन करे उतना छूट ले लीजिए। तो ये एक तरफ एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगा बात के साथ। आपने जो बात कही वो बड़ी मौजूद है और बहुत ही सटीक है। लेकिन एक और उदाहरण भी है। जब नदिया के पार बनी तो जो मूल उपन्यास था उसके ऊपर आधारित वो फिल्म आई और वो फिल्म सुपरहिट रही। लेकिन जब लोगों ने वो उपन्यास खरीद करके पढ़ा तो बड़े निराश हुए, बोले यार ये तो उपन्यास अलग है और ये तो फिल्म अलग है, कहानी से मेल ही नहीं खा रहा। तो लोगों ने गालियां देना शुरू कर दी उपन्यासकार को, यार तुमने ये क्या कचरा लिखा हुआ है। उसके बाद में ये हुआ है कि उपन्यासकार ने फिल्म के हिसाब से दोबारा उपन्यास लिखा और उसी टाइटल में वो दोबारा पब्लिश भी हुआ। क्या बात। और फिर उसकी लाखों प्रतियां बिकी। तो ये भी फर्क आता है। मैं अपना ही एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। एक फिल्म हमने लिखी थी अदृश्य। तो अदृश्य हमारी जब पर्दे के लिए तैयार हो रही थी, उसी समय दिमाग में एक विचार कौंधा कि जब नदिया के पार में ऐसा हो सकता है तो हम अपने स्क्रीन पर डायलॉग को उपन्यास में क्यों नहीं बदल सकते। तो हमने मिल करके और उसे उपन्यास के रूप में कन्वर्ट किया। लेकिन यहाँ पर एक पेंच था। हमारी फिल्म की जो कहानी थी वो जिस जगह से शुरू होती थी उसी जगह जाके खत्म होती थी। तो जो हमारा क्लाइमेक्स था ना, फिल्म हमारी वहां से शुरू हो रही थी, तो 360 डिग्री फॉर्मेट था। पर मुझे लगा कि ऐसा संभव है कि मेरा जो पाठक है, पढ़ने वाला, वो इससे कंफ्यूज होगा। तो हमने कहानी को उपन्यास में लीनियर रखा है कि ए पॉइंट से शुरू होती है और जेड पे खत्म होती है। और ये चीज सक्सेसफुल साबित हुई। तो वो उपन्यास भी सराहा गया और ये किताब। जिससे यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे देवदास पर अब तक 18 फिल्में बनी है। देवदास जो है 28 में साइलेंट, 1928 में बनी थी साइलेंट, और तब से लेकर और देवडी यहाँ 2008 या 9 जो भी, और उसके बाद 12 में पाकिस्तान में बनी है देवदास पर। आप देखेंगे कि वहाँ से लेकर 28 से लेकर लगभग 100 साल में जो देवदास का एडेप्टेशन हुआ है, रूपांतरण हुआ है साहित्य में, वह एक अध्ययन का विषय है। उसमें आप देखेंगे कि, और उसमें हिमांशु राय ने बनाई थी 33-34 में देवदास जो बोलती फिल्म है। उसमें हिमांशु राय शुरू इस तरह नहीं करते हैं कि पारो और देवदास दोनों एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ से उनकी दोस्ती शुरू होती है। नहीं, ये विमल राय करते हैं 53 के देवदास में, इतने दिनों बाद। लेकिन हिमांशु राय फिल्म की भाषा समझते थे ज़्यादा। मैं ये उनका विमल राय की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, उनका एक अपना स्क्राफ्ट है। उसने कितना समझ थी उनकी, हिमांशु राय की। वो वहाँ से शुरू करते हैं कि देवदास एक बैठे हैं बाग में और चुपचाप बैठे हैं सागल, और उधर से पारो आ रही है और देवदास बैठे हैं। पारो उस समय की रिद्म में कहती है, क्या कर रहे हो देवदास,
ये इस भाषा में कहती है देवदास, कलकत्ता जा रहा हूँ। तो कलकत्ता जा रहे हो, अब यहाँ से शुरू हो रही है फिल्म। ये हिमांशु राय कर रहे हैं कि फिल्म को उन्होंने आधे से शुरू कर दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि एक और सज्जन मिले जिन्होंने ये किया है कि वो देवदास जाता है वहां पर और वो अंत में मरता ही नहीं है, वो पारों को लेकर घसीट के ले आता है और फिर हंगामा हो। तो ये सब जो अपने अपने समय की का जो विज्ञान है और मनोभावना है, उसको लोग देवदास में देखते हैं और अपना अपना देवदास है। विवेक जी, आपके इतने उपन्यास आए हैं और 4-5 उपन्यासों पर फिल्म भी बन रही है अभी, तो जो मूर्धन्य साहित्यकार रहे हैं, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, बड़े बड़े नाम हैं, वो मुंबई में आए हैं, फिल्में लिखने आए हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद चले भी गए। उन्होंने यही कहा कि हमारा लिखा हुआ कट नहीं सकता है, वो दूसरा जोड़ नहीं सकता है। लेकिन फिल्मकार, सही बात है, जो काटता है वो भी अच्छे के लिए काटता है, जो जोड़ता है वो भी अच्छा। तो जो आपके उपन्यासों पर फिल्म बन रही है, तो फिल्मकार अगर आपके उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, हटाएगा, जोड़ेगा, तो आपकी सहमति रहेगी उसमें? देखिए, यदि आप सहमति दर्ज नहीं करेंगे उस चीज में, तो फिल्म नहीं बनेगी। वो तो कहता है आपका पैसा दे दिया मैंने पूरा। नहीं, पैसे का मतलब ही नहीं है उसमें। पैसे की मतलब ही नहीं है। सिर्फ सिंपली एक चीज को समझना पड़ेगा, सिनेमा का क्राफ्ट बिल्कुल अलग है, सिनेमा का दर्शक बिल्कुल अलग है। पाठक वो होता है जो पढ़े हुए शब्दों को पढ़ के आनंद प्राप्त करता है, लेकिन वो पाठक सिनेमा का दर्शक भी हो सकता है। लेकिन सारे सिनेमा का दर्शक पाठक नहीं हो सकते, किताबें नहीं पढ़ते वो। क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो आराम से जाता है, फिल्म देखता है 2-3 घंटा और एक मनोरंजन अपना करके निकल जाता है। एक पुस्तक का पाठक जो है वो 30 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना एक किताब को पढ़ता है और वो उससे आनंद प्राप्त करता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब जहां तक मेरी बात है, मेरी किताबों में, तो मैं किताब देने के बाद में पलट के ये पूछने नहीं जाता हूँ कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। हाँ, लेकिन जैसे क्लीनर नाम की मेरी एक उपन्यास है जो कि बहुत ही अलग विषय पे है, अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए, उसके ऊपर एक फिल्म बनाने की बात हुई और निर्देशक ने और लेखक ने मिल करके उसका पहला ड्राफ्ट तैयार किया, मुझे सुनाया, जो कि मेरी किताब से बिल्कुल अलग और जुदा था। मैंने कहा कि आपको इसको रखना है, आप रखिए, लेकिन इसमें कुछ ऐसी तथ्यात्मक गलतियां हैं जो कि उस किताब के साथ न्याय नहीं करती, या उस विषय के साथ न्याय नहीं करती, या उस कैरेक्टर के साथ न्याय नहीं करती। तो क्या आप इसको बदलना स्वीकार करेंगे? तो निर्देशक ने कहा कि बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम भी तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारी चीज गलत जाए, पोर्ट्रे गलत हो तो लोग रिजेक्ट कर देंगे फिर सिनेमा। तो मैंने उनको कुछ बिंदु बताए कि यहाँ पर ये सीन्स में ये डायलॉग्स के अंदर ये खामियां हैं, इनको हमें ठीक करना चाहिए। उन्होंने ठीक किया, सेकंड ड्राफ्ट आया, मैंने फिर उसके अंदर कुछ कमियां थी वो बताई, फिर तीसरा ड्राफ्ट जो है वो करके लाए। मैंने कहा ये ठीक है। चूंकि वो डायरेक्टर जो है वो बहुत बड़े कैनवस पे फिल्म बनाने वाले उस्ताद डायरेक्टर रहे हैं, तो मैं उनको सत्य वाले फॉर्मेट में कॉन्साइज नहीं कर सकता था, या अर्ध सत्य वाले उसमें नहीं, क्योंकि वो तो लार्जर देन लाइफ स्टाइल का सिनेमा बनाते हैं। तो आपको उस चीज के लिए तैयार होना पड़ता है, और जो लेखक इस चीज के लिए तैयार नहीं होता वो अपने गांव वापस जाता है। और देखिए, मेरा तो विषय ही ऐसा है सुरेश जी, आप तो हमारे संपादकों में रहे हैं, जब सत्ता में भी रहे हैं, तो इनको तो पता ही है। क्राइम की जो भाषा है वो तो आम बोलचाल की भाषा है ना। अब उसमें अरे तरे, माँ बहन, ये वो सब तो होता ही है, तो उसमें क्या कोई और छूट लेगा? इस मामले में 2 घटनाएं हैं, वो बहुत यादगार है और जानना जरूरी है उसको, कि प्रेमचंद फिल्म लिखने के लिए आए थे हम 34-35 में प्रेमचंद यहाँ आए और उन्होंने फिल्म लिखी मिल मजदूर। और मिल मजदूर लिखी, वो साल भर रहे, वो दादर में पीछे की तरफ अभी तो घर है, वो वहाँ ठहरे थे, मैं गया था देखने उसको, और रहे, और उन्होंने मिल मजदूर लिखी और फिल्म वो बनी। उसके बाद उन्हीं दिनों समाजवादी पार्टी का एक आयोजन था मुंबई में, सम्मेलन था, तो बेनीपुरी लेखक जो जाने माने रामकृष्ण बेनीपुरी, वो आए थे बम्बई उस सम्मेलन में शामिल होने। तो प्रेमचंद जी यहाँ थे, तो गए मिलने उनसे। मैंने मिलने कहा कि अरे जगह जगह आपका पोस्टर देखा है, आपका नाम लगा हुआ है, आपकी फिल्म अगले हफ्ते रिलीज हो रही है, देख के जाऊंगा। तो कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर तुम उससे प्रेम करते हो तो उस फिल्म को नहीं देखोगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे क्यों? तो नहीं, बस मैं बताऊंगा। फिर कहा कि ये किसका इतना सामान बंधा हुआ, किसका रखा हुआ है? कहा कि मैं बनारस जा रहा हूँ।
तो ये वो एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ सर शरद चंद्र। हाँ शरद चंद्र जब इन्होंने राय ने फिल्म बनाई उनके देवदास, सत्यजीत रे, नहीं अपने शुभ- सीमांशु राय ने हाँ सर। फिल्म बनाई, तो उसमें जिंदा थे वो, 36 में मरे हैं शायद वो, जो जिंदा थे। तो लोगों ने पूछा कि कैसी लगी फिल्म आपको, तो उन्होंने कहा कि मैं देवदास लिखने के लिए पैदा हुआ था और ये हिमांशु बनाने के लिए पैदा हुआ था। क्या बात है। क्या तो उनको एक तरफ तो लेखकों का अपना अपना होता है, प्रेमचंद जी चले गए जी। लेकिन उनका देवदास बना और अभी तक 18 बन चुका है। आप सर वर्षों से पत्रकारिता कर ही रहे हैं, तो किसी फिल्म में पत्रकार वाली जो किरदार है उसकी भाषा के बारे में कुछ अगर बताएं, अगर आपको याद आता है। देखिए बहुत ज्यादा तो कुछ ऐसा नहीं है, जैसे गंगूबाई में भी एक पत्रकार का किरदार था, बहुत सामान्य सी उसकी भाषा रखी गई थी। कुछ एक फिल्मों के अंदर जो है पत्रकारों के सीन्स वगैरह आए हैं। अपनी वो जो एक ब्लैक कॉमेडी थी मशहूर, नसीरुद्दीन शाह और ये तमाम लोग थे, उसमें भी एक जर्नलिस्ट का किरदार था, बड़ा खूबसूरत किरदार रहा उसमें भी। तो मैंने पाया है कि पत्रकारों के जो किरदार हैं कभी भी वो बहुत ओवर साइज्ड और बहुत उस तरीके के हिंदी फिल्मों में नहीं आए। तमिल और तेलुगु फिल्मों में पत्रकारों को जब उन्होंने हीरो बनाया है तो माय गुडनेस, उनको तो मतलब बाहुबली और शेर खान बना दिया एकदम। और वो तो वही पांव घुमाना और जमीन धप्प से मारना और चक्रवात आ जाना, वो सब चीजें उनसे करवाई हैं उन्होंने। पर हमारे यहाँ पे कोई ऐसी नहीं। न्यू दिल्ली टाइम्स एक फिल्म आई थी जिसमें पत्रकार मुख्य किरदार था, आप उसकी भी भाषा देखिए, बहुत ही संयत और सामान्य भाषा थी। तो पत्रकारों की किरदारों के साथ में खिलवाड़ नहीं हुआ है, उनकी भाषा के साथ में खिलवाड़ नहीं हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह की हम लोगों की जिंदगी है वो पूरी पूरी सही तरीके से किसी उसमें निखर करके उभर करके आए। अभी मेरी 3 किताबों के ऊपर एक वेब सीरीज बनाने की तैयारी चल रही है, जिसमें एक लीड कैरेक्टर के रूप में मेरा ही किरदार वो लोग लेना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो उसको आप हर तरीके से सिनेमेटिक बनाइए, लेकिन बस उसको सेक्स पेस्ट मत बना देना। हाँ, बाकी सब चीजें आप कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे सेक्स का पुजारी बना करके उसमें दिखाना शुरू कर दें वो डांस बार की और उसकी कहानी है। तो सूरज जी पत्रकार जो है ना, आज भी जो अपने हिंदी सिनेमा में या पत्रकार जो है, आज भी उसके कंधे में थैला लटका देते हैं, कुर्ता घुटने से ज्यादा नीचे पहना देते हैं, जो कि कोई पहनता ही नहीं। आज का पत्रकार उतना लंबा कुर्ता लाएगा कहाँ से? सुरेश जी, आपको भारत सरकार का समीक्षक के रूप में एक अच्छी राशि का एक पुरस्कार भी मिला है, और आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी आप जूरी में भी रहते हैं, संपादक में भी रहते हैं। जैसे कि देवकीनंदन खत्री को साहित्य का जो मूर्धन्य साहित्यकार, वो साहित्यकार मानते ही नहीं थे, लेकिन उनके उपन्यासों पे सबसे ज़्यादा फिल्में बनी और सभी हिट भी हुई हैं, चाहे वो खिलौना हो, दाग हो, एक से एक फिल्में हैं। और उनका बिका भी है खूब, किताबें भी, पुस्तकें खूब बिकी हैं। तो क्या ये जो उनकी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो तीसरी कसम पर बात होती है और क्लासिक फिल्म, उनकी कृतियों पर जो फिल्में बनी हैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, उनकी फिल्मों पर चर्चा होती है, उनके लेखन पर? असल देवकीनंदन खत्री के वो मुझे बेस्ट फिल्म क्रिटिक का नेशनल अवार्ड मिला था 2001 में जी, और उस दौरान मैंने ये देखा था कि मैं शामिल हुआ था उस ज़माने से ही शुरू, मतलब जो इफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसमें, तो उसमें एक बातचीत का होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है। और जो इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IDPA जी, वो उसको करती रही है जी। अब आजकल उसे स्वतंत्र रूप से, जब से NFDC हुई है, वो लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो उसमें क्या है कि अब चर्चा करने में वो व्यक्ति केंद्रित ज़्यादा होता है कि व्याख्यान लोग देते हैं, सामूहिक चर्चा कम होती है जी। लेकिन फिर भी कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि जो क्लासिक फिल्में हैं एक खास तरह की, उस पर चर्चा करें और उसको वो सामने लाते हैं, और जो दर्शक है उसको भी पूछने का मौका देते हैं, और वो भी पूछते हैं तो उसका भी उत्तर लोग देते हैं, और लंबी बहस चलती है दिन दिन भर।
जी। तो ये तो है। विवेक जी, ऑडियो बुक के बारे में आजकल बहुत युवा पीढ़ी सुन रहा है, देख रहा है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जिसको पॉडकास्ट कहा जाता है कायदे से, या ऑडियो बुक कहा जाता है, ये हम और आप जो ये माइक लगा करके बात कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट नहीं है, ये तो इंटरव्यू है। पॉडकास्ट शब्द कहाँ से आया है, पहले तो मतलब वो जानना दर्शकों के लिए बड़ा मौजू होगा। पॉडकास्ट शब्द जो है वो आईपॉड नाम का एक इक्विपमेंट आया करता था एप्पल का, जो उनकी अपनी शब्द दिया हुआ था आईपॉड। तो उससे उन्होंने पॉड वर्ड लिया और ब्रॉडकास्ट जो है उसका कास्ट लिया और वो बन गया पॉडकास्ट। क्या बात। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट शब्द की उत्पत्ति ये है। और पॉडकास्ट जो है वो ऑडियो में सुनने की चीज है, वो वीडियो में देखने की चीज नहीं है। तो ये एक गलत परसेप्शन है कि पॉडकास्ट का मतलब वीडियो इंटरव्यू होता है। नहीं, ये इंटरव्यू है, ये वेबकास्ट होगा, ये पॉडकास्ट नहीं होगा। लेकिन इसका जो ऑडियो वर्जन होगा दैट वुड बी पॉडकास्ट। पहली चीज तो ये। दूसरी बात बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में चाइना जो है वो पॉडकास्ट का सबसे बड़ा बाजार है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका नहीं आता है, या दूसरा देश नहीं है, भारत है। भारत में करीब करीब 60 लाख घंटे का आपके पास में रेडीमेड ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है, जो कि इंटरनेट पे उपलब्ध है। आप उसको देख सुन सकते हैं। ये जो पॉडकास्ट की दुनिया है या ऑडियो बुक्स की दुनिया है, ये बहुत तेजी से बढ़ता, पनपता और फलता फूलता हुआ बिजनेस मॉडल है। और ये उन लोगों के लिए है जो थोड़े से पढ़ाई करने के मामले में, मतलब पढ़ने के मामले में चोर हैं, और परिश्रम के मामले में कहना चाहिए कि कामचोर हैं। तो उनके लिए ये बढ़िया रहता है, अपना कान में एक छोटा सा भुंदरू लगाया, मोबाइल पे या किसी ऑडियो सिस्टम के ऊपर उसको चलाया और अपना सुन रहे हैं। आप खाना बनाते हुए भी सुन सकते हैं, आप कार चलाते वक्त भी सुन सकते हैं, आप और कोई दूसरी काम करते हुए भी, अपना जो रूटीन वर्क है वो करते हुए भी सुन सकते हैं। तो ये जिस तरह से पहले गाने सुने जाते थे, उस तरीके से आजकल पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं। और आजकल पॉडकास्ट की क्वालिटी बड़ी कमाल की हो गई है। और सबसे ज्यादा पॉडकास्ट जो सुना जा रहा है वो नंबर 1 पे क्राइम है, अपराध जगत है। दूसरे नंबर पे भूत पिशाच वगैरह ये सब जो की कहानियां होती हैं, जिसको आफ्टर लाइफ स्टोरीज कहते हैं, वो है। उसके बाद में और कोई चीजें आती हैं। अब आप जैसे कंटेंट के मामले में अगर देखने जाएंगे तो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जो होता है, जिसमें कि उस तरह की सी बातें, आवाजें, ये वो सब चीजें करके और जो ड्रामा क्रिएट किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ पहले रेडियो रूपक में होता था, वो सब चीजें उसमें आ चुकी हैं। और बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत बढ़िया क्वालिटी में वो पॉडकास्ट बन रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। और ये बाजार अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये अगर देखा जाए तो जो वीडियो में पॉडकास्ट चल रहे हैं वो अब उतार पे है, लेकिन ऑडियो का जो पॉडकास्ट मार्केट है वो अभी भी चढ़ाव पर है। सूरज जी, आपने मूर्धन्य साहित्यकार नामवर जी और प्रतिनिधि साहित्य पे आपने काफी, तो उसके बारे में कुछ आप बताएं। हाँ, जो साहित्य की दुनिया है, मैं एक चीज कह के फिर उस पर आता हूँ। वो भाषा के स्तर पर जो बात हो रही थी, साहित्य, एक चीज पर जरूर ध्यान देना चाहिए फिल्म वाले में, कि जो कैमरे की भाषा है उस पर कोई विचार नहीं करता, कोई बात नहीं करता। वो भी उतनी ही बड़ी भाषा है जो हमारे शब्द की भाषा है। जैसे कि भरत नेरकर है, नवागत प्रकाश है, माथुर जी का जो कैमरा था वो, तो उसमें उस पर अगर ध्यान से अध्ययन करेंगे तो इन लोगों ने जो शब्द है ना, उसको दृश्यों में ढालने में जो महत्वपूर्ण बात की है, उसको रेखांकित किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय के जो कैमरा पर्सन है वो उसको समझे। है दूसरी बात जो आपने कही थी वो पूछ लीजिए मुझसे। प्रतिनिधि साहित्य। हाँ, नाम अभी जो साहित्य की दुनिया है उसमें एक खास तरह का गतिरोध आया हुआ है। और जैसा कि आप शुरू में कह रहे थे, एक दौर था जो कालजयी साहित्य को लोग मानते थे कि ये होना चाहिए, और कालिदास से लेके और यहाँ राजकमल चौधरी तक जो कविता है, नागार्जुन तक जो कविता है, उसको कालजयी प्रतिमान के आधार पर हम जांचे तभी और अच्छा। आज वो बदल गया है दौर। जो नई पीढ़ी के कवियों से मैं मिला और उनसे ये, तो वो कहते हैं कि आज का जो रीडर है वो प्रेम को जिस तरह से देखता है, मुझे वैसे लिखना है। आज जो घर में जिन चीजों को लेकर समस्याएं हैं
हमको उस पर लिखना है, हमको उस तरह के कैरेक्टर नहीं देने हैं। तो एक बड़ा भारी मंथन चल रहा है और पिछले एक दशक में कोई महत्वपूर्ण उपन्यास नहीं आया है और कवियों के रूप में मैं किसी को उभरता हुआ नहीं देख रहा हूँ। एक है जो परंपरा चला रहे हैं, बेहतर लिख रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी उसका एक व्याकरण, एक सौंदर्य शास्त्र अभी बन रहा है। नामवर जी के बारे में? हाँ, नामवर जी हमारे पीएचडी के सुपरवाइजर भी रहे और उनके साथ लंबे समय तक हमने काम भी किया और वो सारा हुआ है। नामवर जी का कहना ये था कि जो कुछ साहित्य है, जो साहित्य है उसमें जो घटित हो रहा है उसको तुरंत रेखांकित करने की जरूरत है और उसको आप जो जन समुदाय है, जो रीडर है, उसकी जो मानसिक भावनाएं हैं, जो दुनिया है, उससे आप तुलनात्मक रूप से दिखाइए कि कहाँ तक वह उसका प्रतिनिधित्व करता है। अगर वो करता है तो वो श्रेष्ठ साहित्य है, अगर वो नहीं करता है तो श्रेष्ठ साहित्य नहीं है। आपने उनके साहित्य पर काम किया है? हाँ, मैंने साहित्य पर काम किया है। रघुवीर सहाय की 6 खंडों में ग्रंथावली उनकी की है, बेनीपुरी की 8 खंडों में ग्रंथावली की है, प्रभास जोशी की संपूर्ण रचनाओं का संपादन किया है, इन सबको करते राजकमल चौधरी की सब कविताओं का संपादन किया है। इसको देखते हुए हमें यही लगता है कि इनका जो जीवन और उनका जो साहित्य है वो समानांतर चलता है। ठीक वैसे ही मैंने शम्मी कपूर पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, मैंने संगीतकार रवि पर बनाई है, संगीतकार खयाम पर बनाई है और आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर पर भी बनाई है। तो मैं देखता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो इनकी है वो उनके जीवन के समानांतर ही उनका काम चलता है, उनकी दृष्टि पर। केशव जी, आपने जो अभी बात की ना सुरेश जी ने, उसमें एक तथ्य या एक बात जोड़ने की मेरी भी इच्छा है। समकालीन साहित्य जो रचा जाता है वो हर 7 साल या 10 साल में जो एक पीढ़ी का परिवर्तन होता है उसके साथ नहीं बदलता, वो कम से कम 2 या 3 पीढ़ियों बाद बदलता है। तो लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आज का जो हमारा साहित्यकार है ना, वो 12 पीढ़ियों पीछे ही अटका हुआ है। आज भी वो जो है उस तरह की ही कहानियां रचना चाहता है जैसी प्रेमचंद रच के चले गए। वो आज भी उस प्रपंच से, उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाया है। आज भी वो कहानी लिखेगा तो चौकीदार की कहानी लिखेगा, नौकरानी की कहानी लिखेगा। मैं कहता हूं कि भाई आपका ये जो शहरी जीवन है इसकी कहानी क्यों नहीं कहते आप? ये साउथ में है, लेकिन हाँ वहां पर है, वो बराबर कर रहे हैं किरदारों को। मैंने जब माफिया सीरीज के उपन्यास लिखे तो मुझे बड़ी गालियां पड़ी कि तुम अंडरवर्ल्ड को महिमा मंडित कर रहे हो। सब मैंने कहा समाज का बड़ा हिस्सा है वो, और पूरा समाज उन लोगों से, उनकी हरकतों से प्रभावित होता है। उनकी कहानियां क्यों नहीं आनी चाहिए? और जब वो कहानियां आई, लोगों ने पढ़ी और उसके ऊपर सकारात्मक टिप्पणियां भी आई, तब लोगों ने कहा कि हाँ यार ये है। लेकिन उसको अभी भी साहित्य मानने से गुरेज परहेज है उन्हें। क्यों, मैं ये समझ नहीं पाता। भाई जब आपके जीवन में एक पांव दबाने वाला आपका, उसके ऊपर आप 40 पृष्ठ की पूरी लंबी कहानी लिख सकते हैं, तो एक व्यक्ति जो शूटर है उसके जीवन में जो चीजें घटित हो रही हैं, उसके अंतस में जो चल रहा है, उसके जीवन में जो घटित हो चुका है, किन कारणों से वो अंडरवर्ल्ड में आया, किन कारणों से वो खूनी बना, एक हत्यारा बना, आप लोगों को इसकी कहानी जानने में क्यों नहीं रुचि है? हाँ, वो जो आप कह रहे हैं, हम जब कोई बुक शॉप पे जाते हैं तो उसमें अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई किताबें होती हैं। देखिए आपकी 40 से पुस्तकें आ गई हैं, तो ये जो प्रकाशक जो होते हैं, एक तो होता है कि कई लोग पैसा देकर पुस्तकें छपवाते हैं, दूसरा जो लोकप्रिय और प्रसिद्ध जो उपन्यासकार होता है, प्रकाशक उसको पैसा भी देता है और वहां पर वो भी अपनी डिमांड करता है, लेखक मुझे इतना दोगे तो मैं अगली पुस्तक लिखूंगा। और फिर तीसरी बात है रॉयल्टी की। तो प्रकाशकों का आपका कुछ अनुभव? देखिए एक बात साफ बता देता हूं आपको, अंग्रेजी भाषा के अलावा कहीं भी एडवांस रॉयल्टी नहीं दी जाती। एक ये तो कई यहाँ सेलिब्रिटी कहती है कि हमने 5 लाख रुपए मांगा प्रकाशक से और वो 2 लाख दे रहा है कि अगली पुस्तक, ऐसा होता है? ऐसी किसी सेलिब्रिटी का मुझे नाम बताइए या किसी लेखक का नाम बताइए। अभी पिछले दिनों आपके साहित्य अकादमी पुरस्कृत लेखक जो है, उन्होंने फेसबुक पे अपनी पोस्ट शाया की
कि फलाने प्रकाशक ने मेरे इतने लाख रुपए की रॉयल्टी डुबा रखी है, इतने सालों से मुझे रॉयल्टी नहीं दी, जबकि मेरी किताबें खूब बिकी हैं। और जब इस चीज को लेकर के हाहाकार मच गया सोशल मीडिया पे, तब जाकर के उस प्रकाशक ने जो है उनके घर पे कुछ 2.5-3 लाख रुपए या कुछ का चेक भेजा। हाँ, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं। तो वो जब गया उनके पास में चेक, तब लोगों ने कहा कि तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमने इतने सालों से इस व्यक्ति को तरसा रखा है, वो इस बुढ़ापे में और इस वक्त में अपने पैसे के लिए तरस रहा है। माफ कीजिए, मेरी 6 किताबें जो हैं वो 4 प्रकाशकों से आई हैं। मुझे मतलब बिल्कुल कहना चाहिए कि चने भुनके खाने लायक पैसा मिला है, लेकिन डिमांड उनकी इतनी बड़ी होती है कि हर चीज में उनको 40, 50, 60% की उनको पैसे चाहिए। यदि मेरी किताब पे फिल्म बनेगी तो उनको 40% चाहिए। क्यों चाहिए? आपने तो कोई मेहनत नहीं की, आप तो उसको बेचने भी नहीं गए। लेकिन जब आपको रॉयल्टी देने की बात आती है तो आप बोलते हैं हम 7.5% रॉयल्टी देंगे। तो फिर आपको 40% क्यों चाहिए? आपने सिर्फ 700 या 1000 कॉपी छापी उस चीज के लिए। और आप जब प्रकाशक लेखक को रॉयल्टी देने की बात करता है और लेखक जब उससे पूछता है कि साहब मेरी 1 साल में कितनी कॉपी बिकी है जरा बताइए, तो वो बोलते हैं कि साहब देखिए हमने आपकी 700 कॉपी छापी थी, उसमें से 150 बिकी हैं, 70 कॉपी जो है हमने उसके लिए भेज दी, क्या बोलते हैं, समीक्षाओं के लिए, 10 कॉपी जो है हमने आपको दी थी, इतनी कॉपी हमने इस चीज के लिए दी, 25 कॉपी चूहे को तर गए, 20 कॉपी जो है दीमक लग गई, 28 कॉपी में पानी लग गया, ये हो गया, इतनी कॉपी वापस आ गई है, ये पड़ी है, आप ले जाओ। अच्छा, ये मामला भी क्यों उठा? अभी हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल जी का निधन हुआ है। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार मिला है, 10 लाख का। मिला था। ये मैं उन्हीं की दास्तान बता रहा था। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने इसके एवज में दिल्ली के किसी साहित्यकार ने नाम याद, तो विनोद कुमार शुक्ल को एक संस्था ने 30 लाख रुपए रॉयल्टी दी। उन्होंने सबने इकट्ठा किया पैसा। वो रॉयल्टी नहीं है, हाँ, वो रॉयल्टी दान है। तो उन्होंने कहा कि मुझे रॉयल्टी मिली, तो उस बात पर लेकर दिल्ली के साहित्यकार ने बात उठाई कि भाई मुझे तो आज तक पैसे नहीं मिला। अभी का जो परिस्थिति आई है प्रकाशन जगत में, इससे अब एक नया दौर शुरू हुआ है। आप तो उससे आपकी सेल्फ पब्लिकेशन का, आपको ऑनलाइन वो सारा करके उस पर डाल देते हैं। आपको 40% और 60% उनका होता है, या 40% उनका 60% आपका, जो भी तय करिए आप। और आपकी किताब जो है वो जितनी बिकी उसी समय आपको जाएगा अमेज़न पर, और उसी समय उनको जाएगा। और इस तरह से वो सारा हो रहा है, और एक प्रकाशन की दुनिया भी बदल रही है। और बदलना चाहिए लेखक, वरना जो है ना, और हिंदी साहित्य मर जाएगा। आपको सच बता रहा हूं, साहित्य को खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका प्रकाशक निभा रहे हैं। एक तो वो लोग अपने हिसाब से तय करते हैं, 2-2 साल 5-5 साल तक आप ट्रांसक्रिप्ट हाथ में रखते हैं, उसके बाद में मना कर देते हैं। एक लेखक जिसने खून जला करके अपनी खून जो है इंक के रूप में इस्तेमाल करके और कहानी लिखी, किताब लिखी, कविताएं लिखी, आप उसको 2 साल 5 साल रगड़ाने के बाद मना करते हैं। अरे भाई, तुरंत महादान कल्याण आप 1 महीने में मना कीजिए उसको, ताकि वो दूसरे प्रकाशक के पास जाए। वो तो आस पे जीता रहता है। और ऐसा भी दुनिया में कई बार रहा है कि विदेशों में कई उपन्यासकारों की कहानियां रिजेक्ट की प्रकाशन, वो बाद में वही दुनिया की बेस्ट सेलर पुस्तक हुई। बिल्कुल हुई है। कुछ ही जाने माने दोस्तोयेव्स्की के साथ ऐसा हुआ है, मैक्सिम गोर्की के साथ हुआ है। उनकी तो बड़ी चर्चित एक चीज है कि उन्होंने 500 तो उन्होंने अपने तखल्लुस रखे थे। बाद में जाकर के वो मैक्सिम गोर्की के नाम से पहली कहानी छपी और वो मैक्सिम गोर्की उनके नाम के साथ जुड़ा। कुछ ही जाने माने प्रकाशक हैं जो भी रॉयल्टी दे पाते हैं वो, नहीं तो ये जो परिस्थिति बनी है उसके कारण ही ये ऑनलाइन अमेज़न और उससे किताब छपने लगी है और जाने लगी है। चलिए साहब, बहुत अच्छी चर्चा रही, और अब आप सभी को अलग अलग विषयों पर 10 से लेकर 14 तक भी सुनने का मौका मिलेगा। तो धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी केशव जी, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय लिट फेस्ट के लिए बहुत शुभकामनाएं। हम लोग शामिल होंगे और बड़ी संख्या में शामिल होंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।